सर, आज तो जो टॉपिक जैसे आपने कहा है, तो वो तो ठीक ही सर। उसमें थोड़ा-सा मेरा एक कॉन्टेक्स्ट था सर, हुँ, कि जैसे आप भी सर जब बताते हैं तो कहते हैं कि राग खयो, दोष खयो, मोह खयो निब्बाना। हुँ, तो और भगवान के भी जितने सारे जो सूत्र हैं, उसमें हुँ, भी जो सेंट्रल टीचिंग है भगवान का, वो हर जगह यही आता है कि जो रूट कॉज़ है, जितने भी अकुशल कर्म है, उसका रूट कॉज़ 3 ही है, राग है, द्वेष और मोह है। और भगवान का जो कुशल कर्म है, उसमें यही है कि वीत राग होना है, वीत द्वेष होना है, वीत मोह होना है सर। तो और अनुभव में भी हम लोग जब जाते हैं सर, तो प्रैक्टिस में तो यही लगता है कि हमारे जितने भी कर्म है, जो भी हम अपना कोई भी इंटेंट उसमें जब लाते हैं, हमारा कोई भी संस्कार जो बनता है जिसमें इंटेंशन रहता है, तो वो बेसिकली या तो उसमें राग के कारण वो रहता है, या फिर द्वेष के कारण रहता है, या मोह के कारण ही रहता है। यही 3 रहता है। और बाकी उसका डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फॉर्म है, जिसको हम अभिज्ञा कहते हैं, डोमनस कहते हैं, भय कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन जो रूट कॉज है यही 3 ही है, राग है, द्वेष और मोह ही है। हुँ, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहेगा सर कि आ, हम लोग का भी यही है कि वीत राग, वीत द्वेष और वीत मोह होना है। तो अगर सर ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा इसको अगर आप बताएंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले हमें ये देखना है कि देह कैसा बनता है? जो देह जो है, कैसा भी है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, काला है या सफ़ेद है वग़ैरह। एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि कैसे-कैसे लोग बनते जाते हैं। तो वहाँ पे नहीं जाएँगे अभी, क्योंकि अलग हो जाएगा, दिशा अलग हो जाएगा। पर ये समझे कि देह कैसे बनता है। ये देह जो है वो कर्म के अनुसार बनती है। और कर्म कैसी बनती है अगर ये पूछा जाए तो ये राग द्वेष मोह से बनती है। मतलब इंटेंशन है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। ये जो हम हरदम करते रहेंगे, इस कर्म बनती है। चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि। और चेतना या इंटेंशन से ही संखार भी बनते हैं। तो पहला हम इसको देखते हैं कि जब भी हम खाते हैं, वहाँ से शुरू करते, ईज़ी है। इसलिए आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोध। पहले इसके अच्छी तरह से समझें। ये वात पित्त कफ से कैसे जुड़ता है, क्यों और क्यों आयुर्वेद में इसका बहुत विश्लेषण का जानकारी है, या क्यों ऐसा कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा होता है कि हम उसको कुछ औषधि देंगे या दवा देंगे और उसको सप्रेस करेंगे। वो उधर ही रहेगा, पर जाएगा नहीं है। फिर भी ठीक है, गाड़ी तो चला सकते हैं। कि- तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसका है कि मूलतः मतलब रूट वाइज क्या है, मूल में क्या है। मूल में ये है कि जो व्यक्ति जैसा है, का स्वाभाविक गुण जैसा है, इसको हम कहते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। वो जैसा है उसका देह वैसा बनता है। तो दोष जो हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो 3 दोष है। वात का दोष है, पित्त का दोष है, कफ का दोष। ये 3 दोष है, मतलब दोषित है, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं रहने वाला। ये आप समझ लो। कभी-कभी वात प्रकोप हो सकता है, पित्त प्रकोप हो सकता है और कफ प्रकोप हो सकता है। इसलिए गिरिमानंद सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि 49 डिसीजेस में 6 डिसीजेस जो है, 6 रोग जो है, वो यही इन्हीं वात पित्त कफ का है 49 में। और जो कुछ भी असली में रोग आता है वो वात पित्त कफ का ही रोग आता है।
क्योंकि उसका रस का प्रॉब्लम है या रक्त का प्रॉब्लम है या मांस का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, शुक्र तक जाएगा, पर ओरिजिनली रस से ही प्रॉब्लम उसका शुरू हो गया। तो हम सारे लोगों में देखा जाए, स्वस्थ अगर कहेंगे वो व्यक्ति हो सकता है का वात पित्त कफ बैलेंस में रहे, मतलब तुलना में वो झूमे नहीं, मतलब उसने खाना ऐसा खाया है कि उसका संतुलन बना रहे। ठीक है, अगर ये वात पित्त कफ अगर संतुलन बनाना चाहिए तो राग द्वेष मोह से मुक्त होना चाहिए। और एक क्वेश्चन भी आया था कि हाँ, बुद्ध ने तो राग मोह द्वेष मोह से तो मुक्त हो गए, पर वो वात का प्रॉब्लम था या कुछ लिखा है। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो कर्म से बनता है, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो किया था उसका तो मिलने वाला है, देह से मिलेगा, और देह में वात पित्त कफ का है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते ये सारा कर्म से हुआ है, और वो उतु से भी होता है। तो बुद्ध कहते हैं उतु परिणामज आबाध, उतु का है, वो कर्म से नहीं है, सारा कर्म से होता नहीं है। पर जिस जगह से हम रहते हैं, जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर जो है यहाँ पे पोलन एलर्जी ज्यादा होता है। तो जो अस्थमा वाला है, जो अस्थमा लेके आया है एज ए गिफ्ट, वो पैदा हुआ है, वो बेंगलोर में रहेगा तो उसका अस्थमा बढ़ेगा, स्वाभाविक है। और वो जितना भी औषधियाँ ले, चाहे आयुर्वेदिक ले या मॉडर्न ले या कौन सा भी ले, तो जाने वाला नहीं है। उसको बेंगलोर से बाहर रहना पड़ेगा, और उसका काम तो बेंगलोर में मिलेगा, बाकी जगह तो मिलने वाला नहीं है। तो क्या होगा उसका? कुछ नहीं, वो उसको वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका वात का जो है और कफ का जो है संतुलन टूट गया है। जब भी वात का और कफ का संतुलन टूट जाता है तो वो ऐसा वैसा हो गया, तो मोह बढ़ने शुरू हो गया। तभी मोह बढ़ता है तो उसी के साथ राग भी बढ़ते हैं, और ये द्वेष भी बढ़ेंगे। तो इंटरलिंक्ड है, पर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये हम समझे। इंटरलिंकिंग का मतलब ये है कि यहां से यहां जाएगा, क्योंकि वो लिंक्ड है, जैसे पटिसमुत्पाद लिंक है, पर इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसा एक नहीं है कि आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। आप मन से राग द्वेष मोह को हटा के निब्बाण में रह सकते हैं, चाहे देह में कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा देह है ही नहीं है, तो क्या करना है उसको। तो वो कर्म छूट गया, नया कर्म नहीं बन रहा है। तो देह का जो कर्म है उतना ही कर रहे हो, ज्यादा उसके ऊपर उलझना नहीं है। जब भी हम हमारा जीवन ऐसा कर देते हैं तो प्रॉब्लम जो हो रहा था वो कम हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जब भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो देह का संतुलन उतना सही नहीं होगा, पर मन का संतुलन आ गया। मन का संतुलन कर सकते हैं, देह का संतुलन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकेशन से भी प्रॉब्लम देता है। और जो ऋतु चक्र जो कहते हैं उसका भी प्रॉब्लम है। जब भी ठंडी होनी चाहिए तभी ठंडी नहीं है, बारिश गिर रहा है। जब भी बारिश गिरना चाहिए तभी सूखापन आ रहा है। मतलब क्या कहते हैं कि गर्मी के दिन आ गए। जब भी गर्मी के दिन आने वाला था, ठंडी का दिन आ गया, तो ठंड लग रहा है। तो बॉडी का संतुलन टूट गया, मतलब वात पित्त कफ प्रकोप होने लगा, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से ही ये देह का संतुलन बिगड़ता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि खाने से ही हो रहा है, क्योंकि ये वहां से भी होता है। तो कोई और प्रश्न है इसके बारे में?
तो सर इसको कैसे बैलेंस किया जाए? मैं बताया ना कि देखिए, आपको जो खाना है, आपका प्रकृति का जो है वैसे ही खाना पड़ेगा। इसके इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी कोई कहेंगे कि आपको खट्टा मीठा वगैरह वगैरह या पानी पूरी, भेल पूरी, ये पूरी, वो पूरी नहीं खाना है, समझो, तो नहीं खाना है। कोई कोई को लगेगा है कि आपको ये नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडी वाला खाना नहीं है, क्योंकि आपका कफ का प्रकोप है किसी का, तो नहीं खाना है। अगर छाती में पूरा आपका फ्लेम जो कफ कहते हैं वो ज़्यादा होता है, तो ये नहीं खाना है। ठीक है। हाँ, कल्पना जी, आप कुछ लिख रहे हो, आप बात ही करो तो अच्छा रहेगा। तो हम संतुलन। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, बताइए। नमो बुद्धाय। वो वात पित्त कफ का वो तो जन्म से ही रहता है सर। मैं वही कह रहा हूँ, वो हम लेके आते हैं। हाँ, इसीलिए वो प्रकृति बोलते हैं उसको। आपकी वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, यानी उसका प्रकोप रहता है एक एक का। लेकिन कभी दो दो दोष बढ़े हुए रहते हैं, उसके हिसाब से अपने को खान पान करना पड़ता है, आहार विहार करना पड़ता है। सही बात है। हाँ, हमारे इसमें आयुर्वेद में अगर वात और पित्त मिक्स प्रकृति वाले अगर लोग हैं तो उनका थोड़ा सा हार्ड जाता है ट्रीटमेंट देना, क्योंकि वात कम करने के लिए अगर गर्म औषध दिए, उष्ण औषध दिए तो पित्त बढ़ता है। पित्त के लिए शीत औषध दवाई दिए तो फिर वात बढ़ता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन भी बहुत सोच समझ कर देना पड़ता है। सही हाँ, बात। तो वो बैलेंस करना ही सही है। इसको दोष बोला है, लेकिन वो बैलेंस रहेंगे तो दोष नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन वो जनरली बैलेंस में रहते ही नहीं है। नहीं आदि, देखिए, आपको प्रयास करके बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए वो दोष है। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्रयास करके बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए उसको दोष बोला है। हाँ, ये और बड़ा अच्छा इसमें ये भी है, श्लोक भी है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। ये एक बहुत अच्छा ये है। यानी दोष अगर आपके सम रहेंगे, अग्नि धातु सम रहेंगे, मल क्रिया प्रकृति अच्छी रहेगी, तो तुम्हारा मन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनहा स्वास्थ्य इत्यभेद है। वो स्वास्थ्य के एक श्लोक है स्वास्थ्य के बारे में, उसकी डेफिनेशन बताई है स्वास्थ्य की संस्कृत में। सही बात है। तो अगर देखा जाए कि अगर आपका प्रकृति जो कुछ भी है, आप वो प्रकृति नियम पालन कर रहे हो, तो मन में राग द्वेष मोह कम हो जाएगा उस चीज से। राइट सर, बस एकदम राइट। इतना, जस्ट बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। अगर मन में राग द्वेष मोह है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे ही वस्तु खाऊंगा या ऐसे ही सेवन करूंगा, ऐसा ही रहन सहन करूंगा, तो देह में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि नया कर्म बन गया। जब भी नया कर्म बनता है तो उसका तो इफेक्ट तो देगा ही, चाहे कोई माने या ना माने। बस इतना ही हमें देखना है। और हर एक का अलग है सर। हाँ, हर एक का अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कर्म अलग है। मतलब राग द्वेष मोह मूल जो है वो अलग है, तो ये तो अलग होना ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि सारा एक ही रहे, नहीं होता है। सर इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि यदि हम ध्यान करते हैं तो बहुत लंबे समय तक ध्यान करने के बाद फिर हमारा आसक्ति या राग कम हो जाता है, द्वेष कम हो जाता है,
तो उसके वजह से जो हमारी प्रकृति होगी उसमें भी फर्क पड़ता है। जैसे मेरा खुद का जो अनुभव है, पहले मुझे पित्त का बहुत तकलीफ था, लेकिन ध्यान करने के बाद अभी मुझे वो तकलीफ नहीं होता। तो जैसे हमारे अ, राग द्वेष कम हो जाएगा, वैसे वो हमारा जो कफ और पित्त है या वात है वो भी बैलेंस होता होगा, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, वो तो होगा। आप हमें वो देख के अपने आप में बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो अच्छा हो जाएगा। तो हमें हमारा जो दोष है उसको देखना है और उस तरह से हमें जीवन जीना है, क्योंकि देह में वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम उसको लेके आए हैं। जितना वात होना चाहिए, जितना पित्त होना चाहिए, जितना कफ होना चाहिए, हम लेके आए उसको। तो वो बाय इटसेल्फ कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हम ही लेके आए हैं। तो जिस जिस चीज से हमें दूर रहना है इस जीवन में, तो रहना ही पड़ेगा, और जिस जिस चीज का सेवन करना है वो सेवन करना पड़ेगा, चाहे हमें कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर मन से राग द्वेष मोह हटा दिया जाए तो निब्बाण प्राप्त हो गया मन का। तो देह में कुछ भी हो जाए, अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राग नहीं जगेगी, द्वेष नहीं जगेगी, मोह नहीं जगेगी। मतलब 6 के 6 इंद्रिय जो है वो अपने सीमा से बाहर नहीं जाने वाले, तो स्वस्थ होगा। जैसे स्वस्थ अवस्था पहुंच जाएगा, उसका जो जड़ता है, जड़त्व, वो कम होता जाए। मतलब एजिंग जो कहते हैं, वो बर्निंग जो हो रहा था, मतलब जैसे अग्नि में आप जितना भी डालो वो बुझेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमारा देह भी वैसे ही बुझता, मतलब बढ़ती जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़ेगा कि व्यय, मतलब उसका वयो जो कहते हैं, मतलब उम्र हो गया जो कहते हैं, वो दिखने लगेगा। ज्यादा अपने जैसे 50 साल का होना चाहिए था, कोई कहेगा ये 60 वाला है, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है। या कोई 50 वाला है, 30 की तरह दिख रहा है, पर वो उसका तो 50 साल का है। ऐसा हो सकता है। हाँ जी, अंजलि जी बताइए। जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर इनिशियली जब जैसे जी जी जैसे आपने कहा कि जन्म के साथ ही ये हमारी प्रकृति आती है, जैसे हमारे में कफ दोष है, वात दोष है या पित्त दोष है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हमें चेकअप करा के पता चलेगा या हमारा इनर मेकअप कैसा है हमें खुद ही पता चलेगा? मतलब हमें कैसे पता चलेगा? सपोज हमें रोग कोई नहीं है, रोग से तो पता चलेगा, जैसे हड्डियों का रोग है तो हम बोलेंगे इसको वात दोष है, मतलब या कोई होता है मिक्स दोष, जैसे मैम ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें चेकअप कराना पड़ेगा या खुद ही हमें पता चलेगा? आपको चेकअप करना पड़ेगा। अगर आपका इंटेलिजेंस है तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि वो आपको दिखाई देगा। एक उदाहरण देते हैं, 4 बार चाय पिएंगे तो सलाइवा जो है ना ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे साबित होता है कि पित्त बढ़ गया। या मूंगफली खाएंगे ज्यादा तो एलर्जी की तरह खुजली करना पड़ेगा, तो समझ में आ गया कि पित्त बढ़ गया। के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे चाय कम करनी पड़ेगी, कि चाय पी लिया ज्यादा तो यही होता है, तो मैं सोचूंगा मैं चाय ही ना पीऊं। ऐसा नहीं है। अगर बचपन से जो चाय पी के आए हो, चाय कम कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते। कि वो एक आयुर्वेद में, मतलब संस्कृत में एक ये आता है, वर्ड आता है सात्म्य, मतलब वो आपका बन गया है, तो थोड़ा पी लो, वो सेट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि मुझे, क्योंकि मेरा सात्म्य बन गया, वो सही तरह से मेरा अंदर घुस गया है, उसकी इसी के लिए मैं
4, 5, 10, 12 चाय पी लूँ। ऐसा नहीं करना है। एक और व्यक्ति है जिसका वो दाल इतना ज़्यादा कई-कई दाल खाएगा तो उसका पेट में वो फूलता जाएगा और पेन दर्द होने लगेगा या जॉइंट का दर्द होने लगेगा। तभी पता चलेगा कि इसका वात बढ़ गया है। अगर मैं दाल जो है वो कम करूँगा तो वात कम होता जाएगा। उड़द दाल है, मूँग दाल है, ये दाल है, कौन-सा भी दाल ले रहा हूँ, कम करो। इतना प्रोटीन्स की आवश्यकता नहीं है तुम्हें कि वो वात प्रकोप है। और रात का खाना मत खाओ, वात नहीं बढ़ने वाला, या खाओ क्योंकि अगर वात वाला है तो पित्त तो बढ़ेगा, अगर वात पित्त दोनों बढ़ेगा, जैसे कल्पना जी ने जो कहा, उसको औषधि देना भी बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करें? खाना खाओ, जल्दी खाओ, 6 बजे तक खा लो और रात में 1 घंटे सोने से पहले थोड़ा दूध गरम, ज़्यादा गरम नहीं क्योंकि पित्त बढ़ेगा, थोड़ा गरम करके पी लेना, बस हो गया। तो हम अपने ही बैलेंस देखना है, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या हो रहा है। जी, जी। जी, जी, धन्यवाद। अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे, तो क्या देंगे? औषधियाँ देंगे। अभी जब ये औषधियाँ देंगे, तभी रसायन का देंगे समझो, और जब ये रसायन के देंगे तो पित्त बढ़ेगा, क्योंकि वात को उतारने के लिए तो पित्त तो स्वाभाविक है, और पित्त बढ़ जाएगा तो वात भी बढ़ेगा साथ में। तो सही होते-होते टाइम लग जाएगा। तभी मेरा राग, द्वेष, मोह भी चल रहा है के साथ में, मुझे वो नहीं चाहिए, तो द्वेष आ रहा है। औषधि दिया है, जैसे समझिए मैंने कल्पना जी के पास गया, उनकी जो ये जो क्लिनिक जो है वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे औषधि दिया और वो पीने के लिए इतना ऐसा कठोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना पीऊँ, तो मैं पीऊँगा नहीं, मैं पीऊँगा नहीं तो कैसा होगा अभी? तो ऐसा है, क्योंकि द्वेष आ गया, ये पीना नहीं है, क्योंकि औषधि मुझे लेना नहीं है करके मोह आ गया, और मुझे स्वस्थ होना है, इसका राग आ गया, राग, द्वेष, मोह तीनों हो गया मन में। तो फिर पित्त बढ़ेगा, जैसे राग आया पित्त बढ़ेगा, जैसे द्वेष आया, जैसे राग आया वात बढ़ेगा, जैसे पित्त आया द्वेष बढ़ेगा, जैसे मोह आया कफ बढ़ेगा। तो एक और तरह से देखेंगे, मुझे वात का जितना भी पदार्थ है मुझे खाना नहीं है, सेवन करना नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि पेट फूल जाएगा, पेन हो गया, आज मुझे खाना नहीं था, खा लिया। किस गधे ने कहा था मुझे खाने के लिए? नहीं, मुझे लगा सारे लोग खा रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ, तो ये तो गलत बात हो गई। तो मुझे ही देखना है ना, किसी और को क्या देखना? मैं तो डॉक्टर के पास इसीलिए जा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया अभी मुझे क्या करना है। मतलब आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए जा रहा हूँ, पहले आग मत लगाओ ना। यही तो है। देखिए तो जितना परहेज की बात करें, हाँ, परहेज ही करना चाहिए। हाँ इन जी, चीज़ों से दूर, शुड एब्सटेन फ्रॉम दैट। मैंने कहा परहेज करना चाहिए जिन चीज़ों का हमें पता है कि हमें ये सूट नहीं करते हैं। हाँ, सारा चीज़ हमें सूट नहीं करेगा क्योंकि हमारा कर्म ऐसा बन के आया है। देखिए प्रकृति में खाने के लिए बहुत सारा है। एक और चीज़ आपको सुनाता हूँ, रोचक हो जाएगा। आजकल लोग मिलेट्स खाने लगे हैं। मिलेट के ऊपर ऊपर पागल हो रहे हैं। गेहूँ समझो, ये जो साउथ इंडिया जो है वो गेहूँ वाला नहीं है। आप गेहूँ नहीं खा सकते क्योंकि आपका पेट उसके लिए बना ही नहीं है।
आपको चावल ही खाना है। ना, 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 चावल खाने से आपको डायबिटीज़ आ जाएगी। कोई स्टोरी बना दिया। तो गेहूँ खाने से भी डायबिटीज़ आती है, दोनों तो एक बराबर है। उसमें जो इंग्रीडिएंट्स है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों स्टार्च है। ऐसा थोड़ी है कि चपाती खाने से आपका सेहत बढ़ जाएगा और ये राइस खाने से आपका सेहत बिगड़ जाएगा। जो आप पैदा होने हुए हो जिस प्रांत से, वहाँ पे जो है वही खाना चाहिए। क्योंकि आपका देह उसी से तो बना है। तो जो कॉम्बिनेशन है वात पित्त कफ का, तो वो वहाँ से है, जहाँ से आपने पैदा मतलब आपका जन्म हुआ है। जैसे मेरा जो जन्म हुआ है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक का बीच का है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं महाराष्ट्रियन फूड भी खा सकता हूँ और जो कर्नाटक का है वो भी खा सकता हूँ, दोनों हजम हो जाएगा। अगर मुझे कोई कॉपी करेगा, वो पागल आदमी है। क्योंकि मैं जोवर खा सकता हूँ, जोवर का रोटी मुझे हजम होता है। अगर जो मेरी पत्नी है, वो तो यहाँ बैंगलोर की है, वो जोवर का वो रोटी खाएगी, वो पचन नहीं होगा उसका पेट बना ही नहीं उसके लिए। तो उसको क्या करना चाहिए ना, चपाती मत खाओ, गेहूं ये अपना जोवर का रोटी मत खाओ, सीधा चावल खाओ, बस वही खाना है। और दूसरी चीज, भिंडी, भिंडी तो यहाँ पे नहीं खाना है, बात बढ़ेगा। हमें क्या है, हमें तो भिंडी खाना है, खाओ बात बढ़ाओ। हाँ, तो तुम तो खाते हो, हाँ हम तो महाराष्ट्र के हैं, खा सकते हैं। वेस्टर्न इंडिया है, का वेदर अलग है, खा सकते हो। और एक और चीज, जो दाल बनाते हैं महाराष्ट्र में, वो उसमें गुड़ डालेंगे ज्यादा, और जो कर्नाटक का जो है गुड़ कम डालते हैं। हाँ, यहाँ पे गुड़ कम डालना पड़ेगा, गुड़ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाचन करने के लिए आपको गुड़ कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में आपको गुड़ ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका वो संतुलन हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस प्रांत का जो खाना है दूसरे प्रांत में खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैं दिल्ली आया, राजमा राइस, राजमा तो हजम नहीं होगा मुझे 100%। वो मेरा पेट वो राजमा उसने देखा भी नहीं है वो क्या होता है करके। और बासमती राइस, बासमती चावल जो है वो नॉर्थ इंडिया वाले को सही बैठती है, साउथ इंडिया वाले को बैठेगी नहीं। बासमती लेके आओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पचन ही नहीं होगा आपका। तो पूरा आम आमा का मतलब है ये टॉक्सिन, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है तो वात बढ़ जाएगा, जब भी वात बढ़ गया तो पूरा जॉइंट में पेन आ जाएगा। ऐसा, इसीलिए मोह मोह आ गया ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ नहीं है। जब समझ नहीं है तो राग तो बढ़ेगा या द्वेष बढ़ेगा। जब राग बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा। अगर पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो पूरा खून को खा लेगा, रक्त को पूरा खा लेगा। तो क्या बचा, आपका रस चला गया, रक्त चला गया, मांस चला गया, मेद चला गया, अस्थि चला गया, तो सारा चला गया, तो शुक्र भी चला गया। तो एजिंग प्रोसेस जल्दी हो गया, तो एज लगेगा। अरे आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 40 है। लगते नहीं वो 40 के, तो कितना लगता हूँ? करीबन 60 तक लगते हो। अरे क्या बात करते हो, मैं तो 40 है। हाँ, आप 40 हो सकते हैं, पर आग इतनी बुझ लग गई है कि वो ज़्यादा खा रही है आपको। इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, थायराइड। थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म मतलब मोटापा आ जाएगा, या
किसी का हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पूरा श्रिंक हो जाएगा बॉडी और स्किन पूरा सूखने चला जाएगा, ऐसा होता है। कल्पना जी, आप मैंने सही कहा तो कहो, यही तो जी, नहीं तो धन्यवाद। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। अंजलि जी। हाँ सर, सही है, बराबर है ये। और अपनी प्रकृति अगर आपको चेक करनी है, वात पित्त कफ कौन सी है, तो आप जब कंसीव होते हैं, जब माँ के पेट में, वो कौन सा सीजन शुरू शुरू है, और जब आप पैदा होते हैं, बर्थ होता है, तब कौन सा सीजन शुरू है, वो प्रकृति आपकी रहेगी। सही है, 100%। मैं वो भूल गया ऐड करना। सही है। थैंक यू। जी, थैंक यू जब मैम। आप माँ के पेट में रहते हो, वो महीना का कौन सा चल रहा है, क्योंकि ये जो ऋतु अनुसार भी वात पित्त कफ है, सही है। जो ऋतु आते हैं ना, उसके अनुसार भी वात पित्त कफ है। ठंडी के दिन में आपको सर्दी खांसी होगी, कफ विकार बढ़ेंगे, ये जो है ना वो होता है वो। तो वो उसके हिसाब से भी आपकी प्रकृति निकलेगी, और आपकी प्रकृति निकलेगी तो आपको पत्ते पानी तो पता चल ही जाएगा ना, सही है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, समझ में आ जाता है वो। इतना हार्ड नहीं है, इजी है वो। जी, जी मैम, बस थैंक यू। इतना ही कहना था। थैंक यू। हाँ जी। तो अगर उस चीज को देखना है, मतलब कौन सा समय पे कैसे होता है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया। शिशिर मतलब विंटर, जनवरी मार्च का अवस्था होती है। तो यहाँ पे कप बढ़ता है, वात जैसा है वैसा रहेगा, पर बढ़ने की चांसेस है, अच्छी तरह से वात बढ़ने की चांसेस है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? डाइट मतलब खाने का ऐसा होना चाहिए कि घी या कोई ऐसा तेल डालें जिसमें आपका स्किन से लेकर अंदर का जो कुछ भी है सही तरह से हो, तो डाइजेशन के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बाहर का तापमान ठंडा है और ड्राइनेस है। फिर ये जो जिंजर जो है, ब्लैक पेपर जो है, वो सब हम खा सकते हैं। तो ज़्यादा कोल्ड ड्राइनेस वाले लोग हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शिशिर में पैदा हुए हैं। मतलब जो वो जनवरी से मार्च और वसंत ऋतु जो आती है, तो ये कप को पानी कर देती है मार्च से मई तक। तो तभी क्या होगा, कप का इश्यू आ जाएगा, कोल्ड आ जाएगा, एलर्जी आ जाएगा और आलस्य, ये शुरुआत हो जाएगा जिनका जन्म इस टाइम पे हुआ है, वसंत ऋतु में। तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थूल बनते जाएंगे। फिर आएगा ग्रीष्म ऋतु, मई से जुलाई तक। यहाँ पे पित्त इंक्रीज होता है और कफ कम होती है। तो इनको पित्त का जितना भी प्रॉब्लम है सारा एक साथ आ जाएगा इनको, क्योंकि मई से जुलाई का उनका सीजन होता है। और वर्षा का जो है जुलाई से सितंबर तक, वात बढ़ जाएगा, पित्त बैठ जाएगा, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगा, जॉइंट पेन आएगा, स्किन का प्रॉब्लम आएगा। और क्योंकि ह्यूमिडिटी है और पानी पानी की तरह रह रहा है कि
इसीलिए वो खाना पचन नहीं होगा, तो ज़्यादा खाएँगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा इन लोगों को। और शरद ऋतु के जो लोग हैं, सितंबर टू नवंबर, इनका पित्त कम होता है, वात ज़्यादा पड़ती है। तो इनको क्या होता है, पित्त का जो इश्यू होता है, जैसे स्किन रैशेस हो सकता है, एसिडिटी का ज़्यादा बढ़ती है। जैसे मैं जो पैदा हुआ वो नवंबर की महीने में है, तो शरद ऋतु में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो क्योंकि रेस्टलेसनेस ज़्यादा होती है शरद ऋतु में। हेमंत ऋतु और विंटर का नवंबर से जनवरी तक, इनका क्या होता है, कफ बढ़ जाएगा, वात स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इनको कॉम्प्लिकेशन ऐसा आएगा कि कफ का जितना भी प्रॉब्लम है एक साथ आ जाएगा। नवंबर से जनवरी तक बीमार पड़ेंगे, जो इस टाइम पे इन्होंने पैदा हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 12 महीने का जो समय है, 6 महीने का 2 महीने का एक ऋतु हम देखते हैं। उस ऋतु में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारा कर्म वहां पे सेट होता है। तो हमारा दोष वो है, क्योंकि राग द्वेष मोह हमारा वैसा था, तो वात पित्त कफ का प्रकोप ऐसा होने लगेगा। तो ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। आप मन का चेंज कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि देह का चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वो लेके आए हो। वो ऋतु को जैसा करना है आपको करना पड़ेगा। वो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर मन से राग द्वेष मोह से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, और कुछ इसी के बारे में? सब लोगों को सब समझ में आ गया? तब फिर ये ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल वो इसी वजह से होते हैं, हाँ वात पित्त। हाँ, पित्त जब भी ज्यादा बढ़ेगा तो अपना बीपी बढ़ेगा, और कफ जब भी बढ़ेगा तभी डायबिटीज बढ़ेगा, डायबिटीज आ जाएगा। यही इंडिकेशन है। डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, डायबिटीज इज एन इंडिकेशन कि देखो भैया, आपका पैंक्रियास में जो मैं करने वाला था वो नहीं हो रहा है, कुछ करो। तो वो अगर सही तरह से कर लेगा तो वो चला जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। विनोद जी कहिए। आप म्यूट में हो, म्यूटेड है। मन से अगर अपना राग द्वेष इससे अपन मुक्त होने के बाद में भी देह में ये प्रॉब्लम आता है क्या सर? 100%, क्योंकि आप तो लेके आए, अभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखिए, एक चोर ने अपना जो चोरी किया था वो सबूत भी लेके आ गया, अभी क्या करे? वो कहीं छोड़ नहीं पाएगा, वो कोतवाल उसको पकड़ के लेके जाएगा। हाँ, जेल में आप राग द्वेष मोह से मुक्त होकर रह सकते हो। देखिए, 12 महीने में जो कोई भी पैदा होता है वो कोई दोष के अनुसार ही पैदा होगा, कुछ भी नहीं कर सकते।
इसीलिए बुद्ध भी कहते हैं कि ऋतु परिणामज आबाध, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए, जब भी मैं अमेरिका में था, वहां पे टेम्परेचर 4 था, मुझे तो ठंडी लगती भी नहीं है, सेट हो गया, इंटरलिंक्ड है। पर वहां पे राग आया, क्या ठंडी है, क्या मस्त है, ऐसा है वैसा है, तो क्या होगा, वात बढ़ेगा, वहां पे वात बढ़ने से पित्त बढ़ेगा और कफ बैठ जाएगा, मतलब जो मैंने खाया पचन कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो अभी क्या करें, पानी पिएंगे, पानी पीने से और वात बढ़ेगा। मजा करो अभी, क्योंकि वो ठंडा पानी है, और ठंडे पानी से अगर आपका बॉडी में सेवन होता है ठंडे पानी, वो भी ठंडी के दिन में, तो कफ बैठ जाएगा, पूरा छाती के अंदर कफ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, उस दिन हम लोगों ने एक होटल में गए थे, तो मैंने खाना नहीं खाया था रात का, तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा, सर जी हमारे लिए कुछ ना कुछ खाओ। मैं सोचा क्या खाऊं, तो मैंने कुल्फी लिया, मुंबई कुल्फी करके एक था, अच्छा, एक होटल था चाट भवन, इंडियन स्टोर है, लोग वहाँ बैठे थे, तो मैंने वो खाया। वो खाने के बाद तुरंत मैंने जो छाछ होता है उसको लिया, और वो दोनों जमते नहीं है सही तरह से, तो सो गया। करीबन 3 बजे सवेरे छाती पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कफ का, तो समझ में आ गया कि भैया ने ये भी खाया वो भी खाया, दोनों हजम नहीं हुआ, ये 2 दिन लग जाएगा। तो मैंने और 2 दिन कुछ भी नहीं खाया, तो 2 दिन के बाद ये निकल गया। मुझे राग नहीं था, द्वेष भी नहीं था, मोह भी नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पूछा तो मैंने खाया, तो लग तो गया ना। वो थोड़ी राग द्वेष मोह, सॉरी, वो थोड़ी बॉडी सुनेगी, क्योंकि मैंने जो जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वो जगह और वो टाइम का मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा देह का संतुलन ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो हजम करने वाली खाना है वही खा सकता। अभी देखिए, अभी मेरी पत्नी आके पूछ के चली गई, खाना तो नहीं खाओगे ना, तभी जब भी मैं और आशुतोष बात कर रहे थे, वो आके पूछ के चली गई। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा स्वस्थ रहूंगा, जब भी खाना खाया अस्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि जमेगा नहीं। और ऐसा भी है, अगर किसी का वात का प्रॉब्लम है, उनको रात में खाना चाहिए, अगर वो नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम है, तो उनको खाना चाहिए। तो हमें अपना जो शरीर है उसी के अनुसार रहना चाहिए। रात का मतलब क्या है, 10 बजे 8 बजे ना, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद 7 बजे तक खाना खाना चाहिए, और भी आधा, ज्यादा नहीं, ऐसे। तो अपना जो शरीर का मापदंड है वैसे ही खाना। सर फिर जो इनलाइटन हुए जो लोग रहते सर, उनको भी प्रॉब्लम रहता क्या सर? फिर वो तो मुक्त हुए रहते, उनको भी प्रॉब्लम आता वो क्या? तो मन से मुक्त हुए, फिजिकली थोड़ी मुक्त हुए, उनको भी अस्पताल जाना पड़ेगा, उनको भी पेशाब करना पड़ेगा, उनको भी, उनका क्या वो पूरा टॉयलेट वगैरह नहीं होगा फिर। हाँ, तो उनको खाना है कि नहीं खाना है, हाँ, तो खाएंगे। तो समझो कोई भिक्खु है, वो अरहत बन गया, जो हाँ। उनको देते खाएंगे, जो बीज खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा। अगर हजम नहीं होगा तो उनको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, चाहे वो मामूली इंसान हो या अरहत हो, उनको ही अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए 4
रिक्विजिट जो कहते हैं ना कि पच्छवेकना क्या है, एक है खाना, एक है कपड़ा, एक है मकान और है औषधि। और तभी भी बुद्ध कहते थे कि औषधि लेके जाओ साथ में। और इसीलिए द मैक्सिमम आयुर्वेद में जो कंट्रीब्यूशन है वो बुद्ध का है। तो वैसे भी सर वो भिक्खू लोग एक ही टाइम खाना खाते, शाम का खाना खाते नहीं सर, फिर वो शाम का खाना किसी को भी खाना नहीं है। शाम नहीं का, चाहिए। रात का खाना नहीं खाते। रत्ती, वो इसमें उपोसत्त सुत्त में ही भी आता है रत्ती। शाम का नहीं, रत्ती, रात का। रात का खाना मत खाओ क्योंकि वात पित्त कफ तीनों बढ़ जाएगा एक साथ, तो रोग हो जाएगा। बस इतना ही है। हाँ हो सर, थैंक यू सर। हाँ श्योर। और कोई हमें हमसे टक्कर ले सके अच्छा रहेगा ये विषय पे। बाकी विषय छोड़ दो, ये विषय पे। हाँ जी, मीनाक्षी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये विशिष्ट ध्यान में के पद पे चले जाने के बाद ये वात पित्त कफ कम ज्यादा कर सकते हैं क्या सर? तो खाने से आप कम शरीर कर में सकते हो। आप ये, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि सर आपने चापरडा में कल्पना टाइम में जब नाड़ी परीक्षा की थी आपकी, हाँ तब आपने कभी वात की नाड़ी दिखाई, कभी पित्त की नाड़ी दिखाई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा सर। हाँ। मैं तो खेलता रहता हूँ, वो मेरे ऊपर मत जाओ। अगर हाँ तो सर ये विशिष्ट ध्यान के पद पे गए तो ये कर सकते हैं क्या, ये हाँ, मैं वो पूछ कर रही हूँ। सकते हैं। वो अभी देखो नाड़ी का जो देखना है वो 7 लेवल है। जो कल्पना सहारे जो उन्होंने किया था वो 1-2 लेवल का है। अगर 7 लेवलों करेंगे तो वो तो पकड़ जाएंगे, मतलब मन का भी आ जाएगा उसमें। तो वो जो मैं उनके साथ जो मैं खिलवाड़ कर रहा था वो समझ में आ जाएगा। हाँ वैसे तो कर सकते हैं। मतलब कोई डॉक्टर आएगा तो उसके लिए आप चेंज कर सकते हो, पर जो रोग है वैसे ही रहेगा। अच्छा ओके। आपकी जो बहन ने जो मेरा टेस्ट किया था उनको समझ में नहीं आया ये कैसा हो सकता है। हाँ वो भी पूछ रही थी सर कैसे कि आप तुरंत चेंज करके हो। हाँ क्योंकि वैसे तो चेंज नहीं होता है, मेरे इसमें चेंज होता है। मेरा इसमें ये भी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ। मैं बीपी 160/100 भी कर सकता हूँ, उसके बाद में 116/72 भी आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ऐसे पागल पागल की तरह आ जाएगा मशीन में। वही मैं पूछ रही थी सर कि आप ध्यान वगैरह में बहुत परिपक्व है ना, तो आप कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है क्या, ये पूछ रही। कोई भी कर सकता है पर रोग जो अंदर का रहेगा वैसे ही रहेगा, मैं वो कह रहा हूँ। वो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा। बस मुझे कुछ ऐसे ही कुछ दिखाना है उसके लिए ठीक है, पर वो जो डॉक्टर है उसको तो समझ में नहीं आने वाला। वो गलत दवाई देगा। 100% 100% देगा। मैं ऐसे ही पागलपन करता रहूंगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं छोड़ देगा। मतलब मैं एक विषय बताता हूँ। अब करीबन 2007 का जो था एक ये टूथ का जो प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने, वो जो डेंटिस्ट था उसने पूछा मुझे, मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ वो थोड़ा ही करना है। मैंने कहा नहीं, वो तुम इंजेक्शन मत दो, मैं सह लूँगा। उसने कहा देखो भाई दर्द होगा, आ, स- समझते हो। मैंने कहा मैं जगत का इतना दर्द लेता हूँ, ये दर्द क्या होता है। तो उसने ड्रिलिंग चालू किया, पेन तो हुआ। एक हफ्ते के बाद
मुझे चक्कर आने लगा। तो फिर मेरी जो पत्नी है, उनकी मामा है, वो डॉक्टर है, तो उनके यहाँ पे गए तो बीपी आया 160/110। उन्होंने कहा, देख भाई तेरा इतना बीपी है, तुम ऐसा करो कल आ जाओ, आज पूरा रेस्ट ले लो, कल आ जाओ। तो मैंने सोया, फिर आया, फिर गया, 160/110 दूसरी बार भी। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कल लास्ट टाइम है ना, तुम आ जाओ फिर से। तो फिर भी 160/110। तो उन्होंने कहा तुम्हें अभी बीपी का दवाई लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बीपी का दवाई दिया, करीबन 1 हफ्ते लिया। उसके बाद में मुझे अमेरिका जाना था। अमेरिका जाते जाते मैंने ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पे वो पूरा टैबलेट फेंक दिया और अमेरिका चला गया। फिर मैंने पत्नी को 4-5 दिन के बाद बताया कि मैं दवा जो दिया था वो मैंने फेंक दिया है। तो बुरा लगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करवाई तो 120/80 आ रहा है। ठीक है, तो दवा छोड़ दिया। फिर वापस आने के बाद उनकी जो मामा जब भी मिलते थे, उनको लगता था मैं दवा खा रहा हूँ। उनका देहांत हुआ 2017 में। तब तक उनको ये समझ में नहीं आया जो इन्होंने जो दिया था मैंने कभी लिया ही नहीं। तो गलत दवा भी हो सकता है जब भी आप ऐसे उल्टा फुल्टा करते हो या कुछ करते हो तो प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ हुआ है, सही है। जो कल्पना सहारे ने जो बताया वो सही है। सर, अपन ये जो रोग है ये विपश्यना से, मेडिटेशन से इसकी तीव्रता कम कर सकते हैं क्या सर? इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। नहीं। वो अपना जो खाते हैं पीते हैं उससे होता है। वो थोड़ी विपश्यना करने से या ना करने से थोड़ी होता है। उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। इनफैक्ट आप बैठ के विपश्यना ज्यादा करोगे, वात का लोग है तो उनको वात ज्यादा बढ़ जाता है। उनको थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन करना चाहिए ज्यादा और कम बैठना चाहिए। या खाना ऐसा खाना चाहिए जहां पे वात ना बढ़े। जैसे वहां पे देखिए, अगर मैं 10 दिन का शिविर जा रहा हूं समझो, तो वहां पे शाम को क्या देंगे आपको? शाम को वो ये देते हैं ना, क्या कहते हैं, वो जो पफ्ड राइस जो होता है वो देते हैं उसमें। मुरमुरे। हाँ, बुरमुरा। मुरमुरा, हाँ फुटाने मुरमुरे देते हो। हाँ, उसमें मूंगफली रहती है। थोड़ी सी रहती है। जितना भी रहने दो, और तेल से वो बना है। मेरा वात का है और मूंगफली और तेल पित्त बढ़ाता है। तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। तो बैठ नहीं पाएंगे अगले दिन, उतना अच्छी तरह से ध्यान नहीं होने वाला। ज्यादा खाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो खाना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम वालों को देते हो, सेकंड टाइम वालों को नींबू शरबत ही देते हो सिर्फ। हाँ, नींबू शरबत देते हैं। तभी क्या होता है कि हर किसी का अलग 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 बॉडी है ना, इसीलिए हर किसी को वो जमता नहीं है। क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए वहाँ पे एक डॉक्टर की होने की ज़रूरत भी है। जैसा मेरा एक स्टूडेंट था, हम दोनों गए थे विपश्यना लास्ट टू लास्ट ईयर। तभी क्या हुआ, तो भूख ज़्यादा लगती है, उसका वात का प्रकृति है तो भूख लगती है। उन्होंने क्या किया, ये उसने क्या किया, इतना वो खा लिया रोज, इतना इतना बना के, तो उसको हार्ट पेन शुरू हो गया। तो उसने असिस्टेंट टीचर को पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है। असिस्टेंट टीचर ने कहा उसी को विपश्यना बन के देखना शुरू करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो इसको डर लगने लगा और बढ़ गया, क्योंकि पित्त बढ़ता है। जब भी डर बढ़ता है तो पित्त भी बढ़ेगा। जब भी पित्त बढ़ा है, उसको सर घूमने लगा थोड़ा बहुत।
तो उसको डर होने लगा, और भी डर होने लगा। फिर उसने क्या किया, चौथे दिन उनके पास गया, उन्होंने इसको गाली दिया कि तुम करते नहीं हो तो क्यों आते हो, अगर तुम्हें करना ही नहीं है तो, वगैरह वगैरह। तो बुरा भी लगा। फिर वो छोड़ के चला गया शिविर। फिर वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बताया कि क्या क्या लेना चाहिए, तो वो लेने लगा। और मेरी पत्नी का भी वात पित्त का प्रकृति वाली है, तो जैसे ही वो मेरी पत्नी ने इसको देखा, उसका प्रश्न यही आया कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इतनी बार उनको देखने की कोशिश की, उन्होंने देखते भी नहीं, मेरे मेरे चेहरे देखते नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। पर मुझे लगता है कि उनको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों गए पता नहीं है। तो मैंने वहां पे क्या किया था, जैसा करना चाहिए था वात पित्त कफ का, वो मैं कर रहा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो स्वस्थ रहा। फिर देखिए, वो कुछ भी वहां पे मुझे नहीं हुआ, पर यहाँ पे हुआ उनको। फिर हम यवतमाल गए थे सितंबर में। वो पानी की चेंजेस के कारण मेरे पेट में सुलझन आ गए, सॉरी मेरे पीठ, सॉरी पैर पे सुलझन आ गई। तो सुलझन आ गई तो ऐसा लगा कि मुझे वेरिकोज वेन से हुआ है। तो फिर बैंगलोर आने के बाद चला गया, और यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं तो ना वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, वो पानी की वजह से हुआ है। अभी क्या करें उसके लिए, क्योंकि मुझे विदर्भ का पानी लगता नहीं सही तरह से, तो क्या हो गया, पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ता है तो वात भी बढ़ेगा, और कफ बैठ जाएगा। जब ये कफ बैठ जाएगा तो पानी स्लोली किडनी से निकलते आएगा, तो सुलझन हो जाएगा। यही चक्कर अभी मेरे साथ ही हुआ है। अभी क्या करें बताओ आप, मेरा अभी क्या कर सकते हो। चाहे मैं जितना भी राग द्वेष मोह से करूं, वो मन का शांत है, पर देह का क्या करे। मुझे बेंगलोर में ही रहना पड़ेगा फिर। ऐसे सर, जो इनलाइटन हुए रहते उनके कर्म तो बहुत रहते सर, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम औरत वालों को भी ये वात पित्त आएगा ही है सर। 100%, जब तक हम लोग जीते हैं तब तक ये स्वाभाविक है। बुद्ध को ही देखिए ना, वो हर किसी से बात करके आते थे, है ना, हर कोई व्यक्ति से बात करके आते थे, देव ब्रह्म वगैरह। तो उनका पीठ का प्रॉब्लम क्यों आया फिर, क्या बताओ। तो इतना जोर से बैक पेन होता था। और कहीं कहीं सुत्त में तो वो कहते हैं कि आनंद को मेरा बहुत दुख हो रहा है, मैं थोड़ा लेट के आता हूँ। क्यों? और जब भी लास्ट में उनको वो जो खाना दिया था चुंड ने, शकरकंद हाँ, कंद का। तो उनको वो प्रॉब्लम क्यों हुआ फिर, वो पेट उसको का हटा दे, प्रॉब्लम है। वो उनको हटा सकते थे, हजम नहीं कर पाए। तो होता है, अगर बुद्ध को होता है तो अरहत को क्यों नहीं होना है वाला। हाँ बरोबर है सर। हमारा ये देह तो उसी से तो बना है, तो हम जो जब भी हम पैदा हुए हैं उससे ही ये बनता है। हम कौन से ऋतु में है उस हिसाब से बनते हैं। अगर हम हेमंत ऋतु में है एक तरह से है, अगर हम शरद ऋतु से में है एक तरह से है, एक वर्ष ऋतु में है, या ग्रीष्म ऋतु में है, या वसंत ऋतु में है, या शिशिर ऋतु में है। ये 6 ऋतु है, और 2-2 महीने का एक एक होता है। क्या करें।
चलिए, थैंक यू सर। हाँ चलेगा। और कुछ, और कोई प्रश्न किसी का? लगता है सारे लोगों को समझ में आ गया। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपने ऊपर है। अगर आपका कोई डॉक्टर है तो पहले सलाह ले लो, और जैसा खाना चाहिए वैसा खा जाओ, बस वही कर सकते, चाहे कोई भी हो। और जिन जिन को मिलेट खाने से डाइजेशन नहीं होती है तो उनको नहीं खाना चाहिए। जोवर खाने, मतलब वो मिलेट में ही आता है जोवर भी, तो वो उनको नहीं खाना चाहिए। अगर वो साउथ इंडिया से है, वेस्टर्न इंडिया से है तो खा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया से है तो नहीं जमेगा। जैसे अभी क्या हो गया कि हर हर शहर में हर चीज़ मिलता है, तो ऐसा भी होता है कि हम वो सेवन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, मैदा जो है वो खाना नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। कोई कोई खा सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है मैदा का, पर जमेगा नहीं। जैसे मुझे जमेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तुरंत कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जितना भी मैदा के जो बनते हैं, चाहे ब्रेड हो, बन हो, ये हो, वो हो, तो खाना मना है मेरे ऐसे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर कल सूत्र को लेते हैं कि वात पित्त कफ और राग द्वेष मोह। और भी है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी मुझे बंद करना है। अगर कुछ है ही नहीं तो बंद करेंगे आराम से, कल सूत्र से प्रारंभ करेंगे। इसी के रिलेटेड जो गिरिमानंद सूत्र है वो शायद इंग्लिश में लिया था, हिंदी में अभी तक नहीं लिया। हाँ तो कल करेंगे उसका पूरा वो चैप्टर 10 खत्म हो संज्ञा, जाएगा। वो 10 संज्ञा में यही लेंगे, जो मेन है वही लेंगे। थैंक यू सर। सर मधुपिंडी का सूत्र भी लेंगे क्या इतने में? मधुपिंडी का सूत्र देखिए, वो उसके लिए वो देना, वो कल मैंने लिया था ना, इसी का जिक्र किया था जब भी मैंने वो दिखा रहा था कि यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, वही इस 6 में आता है। ओके सर, ओके। हाँ, उसमें अगर आपको क्वेश्चंस है तो सॉल्व कर सकते हैं, अभी चाहिए तो अभी बात कर सकते हैं। तो सर ये पूनम अमावस में अपन वो मोह कुछ आप बोल रहे थे बीच में, उस टाइम का भी असर करता है? इसका क्या? पूनम या अमावस के टाइम पे? हाँ वो तो होता है ना, क्योंकि देखिए अभी पूर्णिमा का जो होता है, बाहर संतुलन तोड़ता है, अंदर का संतुलन रहती है। और जो अपना अमावस्या जो है, अंदर का संतुलन तोड़ता है, बाहर का संतुलन रहती है। अगर नेचर का लॉ अगर पकड़ेंगे तो जहाँ जैसे अंदर वैसे बाहर, या जैसे बाहर वैसे अंदर हम रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और पूर्णिमा का दिन क्या होता है कि मन प्रशांत होता है, तो जैसे खाना कैसे खाना चाहिए, हल्का फुल्का खाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत है। और चंद्रमा का जो किरण से जो होती है वो ठंडगी का होती है, तो कप का जितना भी सेवन करना है नहीं करना चाहिए। और अमावस्या का जो है, जितना गर्म चीज खाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि तभी चंद्रमा नहीं है। अच्छा, मोह कब पूनम के टाइम पे ज्यादा बढ़ता है कि सर वो अमावस के टाइम पे ज्यादा? किसका होता है? मोह? हाँ। अमावस्या।
क्योंकि मैंने नोटिस कर रहा हूँ सर, मैं पूनम में 2-3 दिन पहले बढ़ जाता है शायद। वो 2-3 दिन पहले आपको सेंसुअल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के टाइम पे आता है। उसमें लास्ट मतलब अभी कल समझो पूर्णिमा है, लास्ट फेज में सेक्सुअल थॉट आ जाएगा। अगर आपने सप्रेस किया है तो सेक्सुअल थॉट्स आ जाएगा। ये हर किसी को होता है, 1 महीने में 1 बार सेक्सुअल थॉट्स आएगा ही जब भी पूर्णिमा है। अगर उसका ब्रह्मचर्य का सही तरह से पालन नहीं है तो आ जाएगा। तब समझिए कि आज सवेरे से चंद्रमा का है, पिछले दिन तब करीबन 2 से 4 बजे तक आ ही जाएगा। और ये पुरुष को ज्यादा आता है। हाँ जी बैद्यनाथ जी बताइए। सर मैं उसमें भी सर से बोला था कि ये जो सुसुप्त में हम लोग जो पढ़ते हैं राग दोष, राग मूलो, दोष मूलो, मोह मूलो के बारे में, और उसके अपोजिट जो भगवान कहते हैं कि राग के अपोजिट हमको वीतराग होना है, वीतराग करना है, तो क्या केवल राग को बस छोड़ देना ही वीतराग है या इससे और भी कुछ ज्यादा है? आप मोह से बाहर आ गए तो राग द्वेष दोनों से बाहर आ जाएंगे। वीत राग का मतलब है कि राग निकल गया, और वीत द्वेष का मतलब है तो द्वेष निकल गया। जैसे जैसे मोह कम होती जाती है वैसे राग द्वेष कम होती जाएगी। ऐसे तो मोह तो सर तभी कम होगी जब अविद्या खत्म हो जाएगी, पन्ने आएगी। अविद्या खत्म होने की जरूरत नहीं है, अविद्या कम होती जाएगी तो आपका पन्नियां बढ़ती जाएगी। जैसे पन्नियां बढ़ती जाएगी तो आपका ये जो राग द्वेष है वो कम होता जाएगा। जैसे सर हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर रात में सोने तक हमारे जीवन में जो भी काम होते हैं, या तो उसमें जो ड्राइविंग फैक्टर होता है या तो राग होता है या द्वेष होता है या मोह होता है। ना तो मोह होने के कारण राग और द्वेष बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है। हाँ वो तो पता है सर, वो इंक्लूडेड है। अगर राग और द्वेष है इसका मतलब कि मोह है, बिना मोह के तो राग द्वेष होगा ही नहीं। हाँ तो जैसे सर आप अपने डेली लाइफ में या जो सोशल लाइफ है, ये सभी के साथ है कि मतलब अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ बिना राग और द्वेष के जीवन जी ही नहीं सकता है। तो इसमें कैसे आप मतलब उसको देखिए आप कैसे उसको करते हैं? मैं आंसर तो सही है, सेम है। अगर हम मोह को कम करते जाएंगे तो राग द्वेष करते जाएगा। जो जैसा है वैसा देखने की प्रारंभ करेंगे तो मोह कम होता जाएगा। इसीलिए मोह का मतलब क्या है? जो अनिच्य है वो नित्य देखते हैं, जो दुख है उसको सुख देखते हैं, जो अनंत है तो अत देते हैं, और जो अशुभ है उसको शुभ देखते हैं। यही तो मोह है, और क्या मोह? से ही बाहर आना चाहिए। लेकिन सर सूक्ष्म स्तर पे भगवान बोलते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं अगर उसमें आ गया तो पाप हो गया, पाप कर्म कहा भगवान ने उसको, या दोष भी आया तो पाप कर्म कहा। और राग से रहित या दोष से रहित होके ही कोई कर्म करना है, लेकिन हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिसमें कि मोह के कारण राग और द्वेष नहीं है। नहीं सही बात है। देखिए अभी ये है ना, तो पहले हमें तो ये इसका मतलब ही सर हम लोग सब लोग पाप कर्म ही कर रहे हैं सर, पुण्य कर्म तो नहीं हो रहा है फिर। नहीं इसीलिए 10 अकुशल जो है वो करना बंद करेंगे तो वात पित्त बढ़ना भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका राग द्वेष भी कम होता जाएगा। उसका इंटेंशन वही है कि वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करें। ये बैलेंस तभी होगा जब भी राग द्वेष मोह कम हो जाएगा। अगर राग द्वेष मोह को कैसे करें, तो पहले 10 अकुशल तो कम करो, बंद करो उसको, तभी तो प्रज्ञा आएगी। थोड़ा बहुत तो प्रज्ञा आएगी, जब भी प्रज्ञा आएगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सही हो जाएगा। वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए शील समाधि पन्या है ना,
तो प्रज्ञा तो ऐसे नहीं आने वाली है, नील तो चाहिए तभी समाधि में बैठ सकते हैं। समाधि में जब बनती है तो प्रज्ञा आ जाएगा। आपको उत्तर मिला वैद्यनाथ जी? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, अब तो मैं सर कोशिश प्रैक्टिस नहीं करता हूँ सर ठीक है। कि पहले मतलब उद्धच कुकचुन जो मुझे होता था वो राग द्वेष मोह के कारण रहता था, लेकिन अब कोई भी कर्म करता हूँ तो बस वहां चेक करता हूँ अपने माइंड में कि अभी मेरे माइंड में क्या है, ये यहाँ राग है या द्वेष है या मोह है, तो मुझे जवाब मिल जाता है सर। और जब मैं जैसे ही वीतराग हो जाता हूँ तो फिर वो उद्धच चला जाता है सर। हाँ, सही बात है। वेरी गुड। हाँ जी, दामिनी जी। सर जैसे आपने बताया कि जहाँ पे जो हमारा बर्थ प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वात पित्त और कफ का वो होता है। जैसे मैं कश्मीर में मेरा बर्थ प्लेस है, बट मैं 30 ईयर्स से मोर देन 30 ईयर्स से दिल्ली में हूँ। लेकिन कश्मीर में हम बहुत सारा नॉनवेज खाते थे क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही वैसा था, ठंड बहुत होती थी, तो वहां नॉनवेज खाते थे। बट अभी मैंने 2-3 साल से नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो उससे क्या बॉडी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? दिल्ली में जैसा होना चाहिए वैसा खाना चाहिए, मतलब अब क्योंकि आपका दिल्ली वाली हो हाँ जी। तो बॉडी मॉडिफाई हो गया, क्योंकि बॉडी में एडेप्टेबिलिटी भी है ना कि वात पित्त कफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऋतु चेंज हो गया ना। जैसे ऋतु हाँ जी। आपका पैदा होने का ऋतु एक है, पर रहने का ऋतु भी है ना, तो उसका चेंज हो गया। उस हिसाब से आप जो अभी, और देखिए अगर आप जम्मू से हैं या कहीं से भी हैं, तो ये जो राजमा जो है वो, जो जम्मू का जो राजमा है वो असली राजमा है, जो दिल्ली में मिलता है वो सही नहीं है। तो अगर आपका बॉडी में राजमा चावल पहले से ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या दिल्ली में खाओ राजमा चावल या जम्मू में खाओ, दोनों एक बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आजकल जैसे कहते हैं ना नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उससे बहुत बीमारियां होती है, ये होती है, बट हम कश्मीरी लोग तो बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं और मानते भी है कि खाना चाहिए। तो ऐसा है क्या, मतलब बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए या बॉडी के लिए खाना चाहिए क्या नॉनवेज? देखिए, मीट में जैसे हम नॉनवेज जो कहते हैं वो मांस जो होता है, फल का भी मांस है, और ये क्या कहते हैं वेजिटेबल्स जो होते हैं का भी मांस है, और जो प्राणियों का है वो भी मांस है, तीनों मांस है। अभी ये जो डाइजेस्ट होके जो आया है प्रोटीन्स, वो जो प्राणी का जो है वो ज़्यादा होता है, और ये जो नेचुरली जो ग्राउंड से जो आता है वो कम होता है। तो मांस तो तीनों का सेम है, इसीलिए जब भी हमारा बॉडी में जो बनता है वो मांस ही बनेगा ना, और क्या बनेगा, में थोड़ी पेड़ पौधा आएगा, भी मांस ही आएगा। चाहे मैं भिंडी खाऊं या और कुछ खाऊं या जो कुछ भी खाऊं, तो लास्ट में मांस ही बनेगा। तो अगर जो प्रिपेयर्ड मांस है जो एक प्राणी का है, अगर मैं उसका खाता हूं तो प्रोटीन्स रिच है कि वो बन गया है, इस तरह से पक गया है। इसमें यही एक चीज है कि अगर वो प्राणी अपने आप मरा है तो उसमें विष नहीं होता है, टॉक्सिन नहीं होता है। अगर किसी ने मारा है तो उसका विष आ जाता है, क्योंकि वो डर के कारण वो विष पैदा हो जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति उसको खा लेता है, उसका जो, अगर उसका मेंटल स्टेट जो है वो तो मोह का ही होगा, और इसका जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ जाएगा, मतलब स्टेट्स चेंजेस हो जाएगा। उसको नलीफाई कर सकते हैं तो देह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, डाइजेशन रिलेटेड, अगर इसका पित्त मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है, अगर वो मांस खा लेता है, उसका ऐसा हो गया उसने राजमा, बहुत सारा राजमा खा लिया समझो, तो पचन नहीं होगा।
और खास करके कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे अब जम्मू का हो या कश्मीर का हो या लद्दाख का हो, तीनों जगह के ठंड होने के कारण अगर गर्मी चाहिए तो वो मांस से ही मिलेगा। मतलब कोई प्राणी का ही आहार से मिलेगा। वैसे तो अगर देखिए मैं तो लेह में रहता था। लेह का जो वातावरण जो है वो माइनस में जाता है। अगर वेजिटेरियन खाना खाऊंगा तो वो पाचन करने के लिए बहुत समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नॉन वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि मेरा तो देह नॉन वेजिटेरियन के बना ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम खाओ और प्रोटीन रिच मत कराओ। तो मैं लेह में क्या करता हूँ, वो मेरे दोस्त को पता है मेरे बॉडी में क्या चल सकता है। तो मैं सिर्फ चावल खाऊंगा, थोड़ा राजमा खा लूंगा, राजमा दाल, फिर दही खा लूंगा, बस हो गया। और मैं वहाँ पे लेह में एक ही बार खाना खाऊंगा या मैक्सिमम 2 बार, बस हो गया। से मेरी सेहत अच्छी तरह से रह जाती है। चाहे मैं लेह में जाऊं या श्रीनगर में जाऊं, जैसे श्रीनगर में, पहलगाम में या गुलमार्ग में कहीं पर भी गया हूं या सोनमार्ग में, तो वहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे अभी देखिए रोटी कोई कोई तो 5-6 रोटी खा लेता है, तो मैं तंदूरी रोटी 2 खा लेता हूँ मैक्सिमम, या 1 खा लेता हूँ, कि वो हजम करने के लिए बहुत समय लग जाएगा मुझे। उतना ही खाऊंगा, जितना हजम होता है उतना ही खाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जम्मू में जब भी जम्मू या कश्मीर में जाऊंगा तो वहां पे स्वीट खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो हजम ही नहीं होगा मुझे। तो वो गुलाब जामुन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मैं उनको वापस कर देता हूँ, तो ले लो भाई। ऐसे कभी कभी खा लिया तो ठीक है, पर रेगुलरली जैसे मैं तभी करता था, जम्मू से या ये अपना श्रीनगर से ले, जब भी मैं जाता था तो लेह से श्रीनगर या श्रीनगर से लेह खाने का बहुत चेंजेस होता है ना। लद्दाख में अलग है, और यहाँ पे जैसे हम कारगिल आते हैं वहाँ पे खाना अलग है, और कारगिल से बलतल जब भी आते हैं वहाँ पे खाना अलग है, और बलतल से जब भी हम सोनमार्ग में आते हैं वहाँ पे खाना अलग है। सोनमार्ग से श्रीनगर का खाना अलग है, श्रीनगर से पहलगाम का अलग है। वैसे हम एक एक देखते जाएंगे, तो जैसा है वो हमें देख के खाना पड़ेगा। तो आपको दिल्ली में नॉन वेजिटेरियन खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन में सब मिल जाएगा, और आपने दिल्ली में रहते हो तो बॉडी उस प्रकार का चेंजेस हो गया है। आपको फिर ये नॉन वेजिटेरियन खाने की कोई ये नहीं है। अगर आपको आदत पड़ गई है, क्योंकि अब नॉन वेजिटेरियन खाना है, तो खा सकते हैं, वो भी हजम हो जाएगा। सर अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी के व्यू से देखें, व्यू पॉइंट से देखें, तो खाना चाहिए क्या नॉनवेज? खाना और तो खाना आध्यात्म होता है। देखो अभी ऐसा है, एक सूत्र भी है, खाना तो खाना होता है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, खाना तो खाना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम प्राणी का खाते हैं तो वो भी तो पानातिपात हो गया ना। अगर मैंने उसको जानबूझकर मरवा के खाया है ना, तो बुद्ध क्या कहते हैं एक सूत्र में, वो यही प्रश्न आता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा सुनो, 3 में आप खा सकते हैं, 3 में नहीं खा सकते। पहला, वो प्राणी ऐसे ही मरा है और तुमने उसको मारा नहीं, ये दूसरा है। तीसरा, तुम्हारे लिए बनाया नहीं है। ये 3 अगर है तो खा सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं है तो खा नहीं सकते। मतलब प्राणी कहीं जा रहा था, तुमने मार के उसको खा रहे हो, या किसी ने मार के तुम्हें दे दिया, क्या तुम्हारे लिए वो बना है, खा नहीं सकते। पर ऐसे फूड दोनों एक बराबर है, चाहे आप इसको मांस, प्राणी का मांस कहो या ये पेड़ का मांस कहो, दोनों सेम है। जैसे मार्केट से खरीद के ला रहे हैं और घर में बना रहे हैं, तो बना हाँ, तो वो हम ही तो रहे हैं। अधर्म हो गया ना। कि समझिए, मैं बाजार में गया,
और वहाँ पे चिकन, समझिए वो चिकन लाइव है, मतलब वो जीवित है। नहीं, अगर वो ऑलरेडी उनके पास कटा हुआ है, कटा हुआ है तो खा सकते। अभी देखो, अभी ऐसा है, 2 तरह से आप देखो। पहली तरह से कि मन का संतुलन खो जाओगे, क्योंकि वात पित्त कफ का प्रकोप हो जाएगा। जब भी हम बाहर का जो कुछ भी खाते हैं, प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, फिर मसाला ज़्यादा डालना पड़ेगा, फिर हजम होने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसा है, मत खाओ। अगर हजम होता है और मन में कोई ख्याल नहीं आता है, तो खाओ। अभी मैं ध्यान में जा रहा हूँ, तो सारा सेंसुअल थॉट्स आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो नॉन वेज जो बनाते हैं, उतना तेल वगैरह, नॉन वेज से प्रॉब्लम नहीं है। जो मांस मैंने खरीद के लेके आया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके करने के लिए जितना सामग्री का यूज़ कर रहा हूँ, उससे प्रॉब्लम है ना। वो तो रिच फूड हो गया ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि राग बढ़ जाएगा। ऐसा जी, उसको थैंक क्यों? यू। अगर मैं अभी जाके आइसक्रीम खा के आता हूँ, फिर मैं मेडिटेट करने की कोशिश करूँगा, तो नहीं होने वाला। मतलब आँख बंद करके मेडिटेशन जो करना है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिच फूड है, वो डाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? आलस्य आ जाएगा। ऐसा लगेगा, टाइम हो गया, अभी सो जाएंगे, कल देखेंगे, ऐसा हो जाएगा। अश्विन जी बताइए। ये सर जस्ट बोल रहा था कि थाईलैंड के जो ओरियंट भी है वो भी नॉनवेज तो खाते हैं, क्योंकि थाईलैंड में तो नॉनवेज ही मिलता है। हम्म जस्ट आंसर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और वहां पे तो नॉनवेज डाल देते हैं, इनका जो भिक्खू का जो पात्र होता है, उसमें तो डाल देते हैं। क्या करें, आ जाओ। तो क्योंकि वहां पे तो वही खाते हैं, तो खाना तो खाना होता है। उसको स्पेशल नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम था ना देवदत्त और बुद्ध का, यही तो चक्कर है। वो देवदत्त कहता था वेजिटेरियन बना दो सारे भिक्खुओं, और बुद्ध कहते थे नॉन वेज खाओ, ये वेज खाओ, उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम्हें जब तक पाप से बाहर नहीं आओगे, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। कल चाहिए तो वो सूत्र भी आपको दिखा देता हूँ। तो सर अगर हम उसको सिर्फ खाना समझ के खाते हैं तो पाप नहीं लगता है, ऐसा है? भी नहीं, खाना तो खाना होता है। और ये भी देखिए, आप जैसे मेरा केस है, पैदाइश मेरा नॉन वेज नहीं है, नॉन वेज के लिए मेरी बॉडी बनी नहीं है, इंक्लूडिंग एग। अंडा भी खा नहीं सकता, तो मैंने कष्ट लेके अंडा खा लिया। अंडा खा लिए तो डंडा मिलेगा मुझे, मतलब पाचन नहीं होगा, क्योंकि कफ आ जाएगा। कफ जब भी आ जाता है तो वात पित्त का प्रकोप हो गया, तो वो डाइजेशन करना नहीं देगा। क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मुझे अपने जैसा बॉडी है उस हिसाब से करना चाहिए। आप कहाँ पे हो? जम्मू? सर मैं अभी दिल्ली में हूँ। अभी दिल्ली में है पहले? हाँ जी, श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर? श्रीनगर से। प्रॉपर हाँ श्रीनगर? जी, अच्छा, वेरी गुड, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्रीनगर वाले तो खाना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी छोड़ा था 2-3 मैंने साल अभी पहले छोड़ दिया, अच्छी किया, अच्छा किया, पर श्रीनगर में जो रहते हैं उनको वही खाना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ तो क्लाइमेट ही ऐसा होता है कि वहाँ या खाना ही आप फल खाओ या नॉनवेज खाओ, यही 2 चीज़ है। और जितना फल खाओगे वो फायदा नहीं है। एप्पल कितना खा सकते हो, या कोई जो कुछ भी आता है कितना खा सकते हो। विंटर में तो कुछ मिलती नहीं है, तो आपको नॉन वेजिटेरियन ही खाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पदम और रंगडम करके आता है, ये जो ज़ंस्कार
वैली, वहाँ पे तो 6 महीने का पूरा बंद हो जाता है। अगर मैं वहाँ रहूँगा, मोनास्ट्री में भी रहूँगा, तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन देंगे। कुछ मिलेगा ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं उसको? इसीलिए खाना, खाना होता है। वैसा देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली में सब कुछ मिलता है, नॉन-वेज मत खाओ। तो आज के लिए समाप्त करें फिर? प्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे सङ्गं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति साधु, साधु, साधु। सबका मंगल हो। कल मिलेंगे।